Hello students, this is Abhishek Verma and welcome to our channel विद्यास थलीवाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी का पॉलिटिक्स का सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म, जिसका हम 5th वीडियो लेक्चर आज कवर अप करने वाले हैं। जी हाँ, इसके पहले हम फेडरलिज्म चैप्टर के 4 वीडियो लेक्चर्स ला चुके हैं, जिसमें हमने सेक्युलरिज्म के डिफरेंट सिस्टम्स की बात की है, वो किस तरह से परफॉर्म होता है, इंडिया में सेक्युलरिज्म कैसे परफॉर्म होता है, इस सब की बात की थी। इसके पहले वाले यानी 4th वीडियो लेक्चर हमने बात की थी कि फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, उसका हमने स्टार्टिंग और इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया था। आज हम क्लियर करेंगे कि कैसे फेडरलिज्म जो है हमारे इंडिया में परफॉर्म किया जाता है, और तो और हम ये भी देखेंगे कि हमारे यहाँ जो फेडरलिज्म शुरू किया गया, फेडरलिज्म सिस्टम जो लाया गया, फेडरल स्टेट जो बनाया गया था, उसके आगे कौन से चैलेंजेस आए, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई, जैसे कि लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स है ना, पॉलिटिक्स, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हुई थी, उन सब के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होगा। वीडियो को एंड तक बने रहिए और साथ ही साथ आप वीडियो के नोट्स प्रिपेयर करते चलिए। जो भी हम नोट्स बोर्ड पर लिखते हैं या कुछ ओरली बोलते हैं, आपको अगर मेन पॉइंट लगता है वो नोट लेवल है तो आप उसको नोट करके रख लीजिए। तो बिना किसी देरी के आज के इस एमएडीवीडी को चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है वो है कि फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। जी हाँ, फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने देखा था कि फेडरलिज्म को अगर मेन और अच्छे तरीके से चलाना है, यानी कि फेडरलिज्म को अगर सही तरीके से चलाना है, तो सिर्फ और सिर्फ लॉ बनाने से नहीं होगा। फेडरल गवर्नमेंट में जो सेंटर की स्टेट होती है, स्टेट का जो गवर्नमेंट होता है, इनको पावर बना देने से, इनको अलग अलग पावर दे देने से, इनकी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ऐसा कुछ बना देने से फेडरलिज्म अच्छे से नहीं चलेगा। फेडरलिज्म को सही चलाना है, फेडरलिज्म की सोल जो है वो कैसे होगी, जब आपस में जो गवर्नमेंट होंगी डिफरेंट लेवल्स की, एक दूसरे के साथ म्यूचुअल ट्रस्ट के साथ काम करेंगी और हर उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेंगी जो फेडरलिज्म के रास्ते में आती है। यानी फेडरल सिस्टम परफेक्ट सिस्टम नहीं होता, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ियां, चैलेंजेस आते रहते हैं। तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स, उन डिस्प्यूट्स, उन चैलेंजेस को दूर करते हुए फेडरलिज्म को परफॉर्म करना, यही 100% या ट्रू फेडरल कंट्री कहलाएगी। ट्रू फेडरलिज्म इसी को बोला जाएगा। तो फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, उसी के बारे में हम चलिए आगे डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इंडिया में जब फेडरलिज्म परफॉर्म हो रहा था, यानी इंडिया में फेडरल सिस्टम जब लाया जा रहा था, तो हमारे गवर्नमेंट के सामने, हमारे जो भी पॉलिटिकल लीडर्स थे, हमारे डेमोक्रेसी के सामने जो भी प्रॉब्लम्स आई, जो चैलेंजेस आए, उसका सामना कैसे किया गया और कौन से चैलेंजेस सामने आए थे, पहले हम उसकी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया गया, उन्हें सॉल्व कैसे किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से अक्सर सवाल पूछा जाता है। तो हमारे गवर्नमेंट के सामने, हमारी पॉलिटिक्स के सामने, हमारे इंडियन डेमोक्रेसी के सामने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आई थी। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई थी, जैसे मान लीजिए मैं सेंट्रल और स्टेट के बीच डिफरेंशिएट करना है, लिस्ट बनानी है, तो कुछ परेशानी हो गई थी। कौन सा सब्जेक्ट सेंटर में डाला जाए, कौन सा सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट से स्टेट लिस्ट में डाला जाए, कौन सा कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया जाए, इस तरह की प्रॉब्लम्स आई थी, है ना। इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगा, कौन से लैंग्वेज ज्यादा बोली जाती है इंडिया में, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना है कि नहीं। जैसे श्रीलंका में हमने पढ़ा था पावर शेयरिंग में कि वहाँ ऑफिशियल रिलीजन सिंहाला बना दिया था ऑफिशियल लैंग्वेज, है ना। तो उस तरह की चीज क्या होती है, इंडिया में क्या हुई थी और कैसी कंडीशन आई, तो उस तरफ इंडिया ने ओवरकम कैसे किया, कैसे हमारे देश में, हमारे देश की पॉलिटिक्स ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, कहने हमने किस तरीके से रूल्स अपनाए, कौन सा तरीका अपनाया, जिससे हमारे श्रीलंका जैसी नौबत नहीं आई। श्रीलंका में सेपरेट नेशन की डिमांड हो गई, सिविल वॉर हो गया। क्या हमारी कंट्री में ऐसी कंडीशन आई थी तो क्या हुआ था, या नहीं आई थी तो क्यों नहीं आई थी, इस सबके रीजन को हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले आपको मैं इंट्रोडक्शन दे दूं कि जब फेडरलिज्म किसी कंट्री में लगाया जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ लिंग्विस्टिक स्टेट बनाने की। फेडरलिज्म का मतलब आप समझते हैं 2 लेवल की कंट्री होगी, 2 लेवल की गवर्नमेंट होगी, एक कौन सी, सेंट्रल, और दूसरी स्टेट, मतलब स्टेट बनाने पड़ेंगे आपको। तो आप जो स्टेट बनाएंगे वो स्टेट कैसे बनाएंगे, आप वो स्टेट की बाउंड्री कैसे होगी। आप स्टेट की बाउंड्री देखते हैं, आपने मैप देखा होगा, हमारे यहाँ जो 28 स्टेट्स हैं उसमें आपने देखा होगा कि जो बाउंड्री बनी हुई है मैप्स की, है ना, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, साइड में गुजरात है, वेस्ट में, है ना, ईस्ट में इधर हिमाचल प्रदेश वगैरह। तो आप देख रहे हैं जो भी बाउंड्री बनी हुई है, ऊपर जम्मू कश्मीर, नीचे कर्नाटक, केरला, ये जो बाउंड्री बनी हुई है ये डिसाइड कैसे हुई है, ऐसी आड़ी टेढ़ी क्यों बनाई है, ऐसा गोल गोल स्क्वायर शेप में, क्यूबॉइडल शेप में, ऐसा क्यों नहीं बनाया गया, क्यों ये बाउंड्री कुछ अजीब तरीके से बनी हुई है ना। इन सब की बातें हम इसमें पढ़ेंगे और सोचेंगे। लैंग्वेज पॉलिसी, इंडिया की लैंग्वेज पॉलिसी क्या है। अक्सर आप देखते होंगे कि पार्लियामेंट, हमारा जो संसद भवन है, टीवी पे देखते होंगे, डीडी लोकसभा और डीडी राज्यसभा, आप देखते होंगे कि उसमें बहुत सारे काम हिंदी में चलते हैं, डिस्कशन बहुत सारा इंग्लिश में भी होता है। कोई कोई ऐसे लीडर्स भी होते हैं जो अपनी भाषा में वहां पर स्पीच देते हैं, चाहे वो किसी को समझ में आया ना आए, वो लोग अपनी तेलुगु, तमिल, जो भी भाषा में, भोजपुरी में भी इवन वहाँ चलती है भाषा, वहाँ पर जो भी लैंग्वेज उसमें बोला जाता है, मराठी में भी बोला जाता है। वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर देखिए
महाराष्ट्र की, तो वहाँ पे मराठी में वो लोग स्पीच देते हैं, वहाँ का पूरा प्रोसीजर मराठी में चलता है। तो ये सारी बातें हमें डिस्कस करनी है, जानने को मिलेगा कि ये सब कैसे होता है। सेंटर स्टेट रिलेशन, वही आपको बताया हमने पहले ही कि सेंटर और स्टेट के बीच जो रिलेशन है, यानी सेंटर के काम कौन से, स्टेट के काम कौन से, ये सब कैसे डिसाइड किया। इनके बीच झगड़ा तो जरूर हुआ होगा, सेंटर ने बोला होगा कि ये काम मुझे करना है जबकि वो स्टेट के पास है, स्टेट ने बोला होगा कि ये काम हमें भी मिलना चाहिए करने के लिए, सिर्फ सेंटर के पास क्यों है। तो इस तरह के झगड़े हुए होंगे, चैलेंजेस, डिस्प्यूट्स हुए होंगे, कॉन्फ्लिक्ट, उन्हीं को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम एक एक करके इन तीनों चैलेंजेस को आज पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला चैलेंज जो है लिंग्विस्टिक स्टेट्स की। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में पढ़ा कि हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज आया था फेडरलिज्म चलाने के वक्त, यानी फेडरलिज्म सिस्टम लागू करने के वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज आया था उसमें से एक था लिंग्विस्टिक स्टेट्स। जी हाँ, लैंग्वेज के बेस पे स्टेट्स का क्रिएशन करना, है ना, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। आप समझ रहे होंगे कि लैंग्वेज के बेस पे स्टेट क्रिएट करना मतलब इतने सारे लैंग्वेज बोलने वाले स्टेट्स हैं इंडिया में, यानी हर स्टेट में लगभग लैंग्वेज चेंज होती है। इनफैक्ट एक ही स्टेट में एक से ज़्यादा भाषा, एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, ये भी आप जानते होंगे। तो हमारे यहाँ जो भी कल्चर है, लैंग्वेज है, रिलीजन है, बहुत सारी चीज़ हम देखते हैं बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, यानी जिस तरह के अलग अलग प्रकार के भाषाएं एवं बोलियां बोलने वाले लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा है, वास्ट है इंडिया में। आप जानते होंगे कि, या नहीं भी जानते, आपको बता देते हैं कि 1500 यानी कि 1500 से ज़्यादा भाषाएं इंडिया में बोली जाती हैं, यानी 1500 से ज़्यादा बोलियां हैं भारत में, यानी अलग प्रकार की। और इतनी सारी लैंग्वेज से आप पूछिए मत, बहुत सारी लैंग्वेजेस, बहुत सारी भाषाएं, बोलियां बोली जाती हैं इंडिया में। तो हर एक लैंग्वेज के बेस पे स्टेट क्रिएट करना, या लैंग्वेज के बेस पे क्रिएट करना है कि नहीं करना है, भाषा के आधार पर स्टेट बनाना क्या सही था, या बना भी देते तो क्या उससे कुछ प्रॉब्लम होती, नहीं बनाते तो क्या प्रॉब्लम होती, ये सारी चीज़ के बारे में हमें डिस्कस करनी है। तो लैंग्वेज के बेस पे आप ये समझ लीजिए कि इंडिया में लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है। अभी हम सिर्फ लैंग्वेज के बेस की डाइवर्सिटी बात कर रहे हैं, अभी हम रिलीजन, कल्चर की डाइवर्सिटी पे आए ही नहीं है। हमारे जो मेजर चैलेंज था वो भाषा, कम्युनिकेशन के लिए लिंग्विस्टिक जो चैलेंज था वो बहुत बड़ा था हमारे फेडरलिज्म के सामने। तो चलिए हम बात करते हैं कि हमारी जो फेडरलिज्म को परफॉर्म करने के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज आया, जो कि क्या था, क्रिएशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। जी हाँ, लैंग्वेज से रिलेटेड अगर कोई चीज़ होती है तो उसे क्या कहते हैं, लिंग्विस्टिक। लैंग्वेज से रिलेटेड लिंग्विस्टिक, है ना, उसको लिंग्विस्टिक बोलते हैं, भाषाई, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्या है, तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वाज फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन इंडिया। जी हाँ, भारत में जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स यानी कि हमारे जो डेमोक्रेसी चल रही है, उस डेमोक्रेसी के सामने, भारत के लोकतंत्र के सामने जो सबसे बड़ी बाधा थी, सबसे बड़ी विपत्ति जो थी, प्रॉब्लम जो थी, परेशानी जो थी, कि हम जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स का क्रिएशन करने जा रहे हैं, यानी भाषा के आधार पर राज्यों का जो बंटवारा करने जा रहे हैं, यानी जो स्टेट की हम बाउंड्री आज देखते हैं पहले वैसी बिल्कुल नहीं थी, वो बाउंड्री कुछ अलग थी। हम आपको बताते हैं, नागपुर, झांसी जैसे स्टेट्स मध्य प्रदेश में आया करते थे, और ये पार्ट थे, पूरा प्रोविंस था, झांसी एक अलग स्टेट जैसा ही था। और बहुत सारे महाराष्ट्र का पार्ट जो है और यूपी का पार्ट है वो किस में आता था, हमारे मध्य प्रदेश में आया करता था। बिहार, झारखंड एक में हुआ करते थे, है ना, बहुत सारा पार्ट उधर अलग से था। यानी बाद में हमारे स्टेट्स के बाउंड्री को रिक्रिएट किया हमने, इन स्टेट्स की बाउंड्री को क्या किया, बाद में रिवेट किया। कुछ तो आज़ादी के बाद बदले हैं, जैसे कि आप तेलंगाना को देख लीजिए, आंध्र प्रदेश को देख लीजिए, ये भी बाद में चेंज हुए हैं। बिहार, झारखंड ये भी बाद में अलग हुए हैं। एमपी, छत्तीसगढ़ ये भी आज़ादी के बाद अलग हुए हैं। ये स्टेट्स जो हैं ये बाद में सब सेपरेट हुए हैं। तो सब इनकी बात हम करेंगे, कैसे क्या हुआ लिंग्विस्टिक स्टेट का। चलिए हम बात करते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक सवाल क्या ध्यान रखना है कि हमारे फेडरलिज्म के आगे, हमारी कंट्री में, डेमोक्रेटिक कंट्री में फेडरलिज्म का सबसे मेन जो चैलेंज था फेडरलिज्म के सामने, फेडरल कंट्री के सामने, फेडरलिज्म बनाते वक्त, फेडरलिज्म को फॉलो करते वक्त हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री के सामने सबसे मेजर चैलेंज क्या था, द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। जी हाँ, ये बात को आप नोट कर लीजिए, पॉइंट आउट कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए। आप इन नोट्स का स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, और आपको नोट्स क्रिएट करने हैं, पूरे नोट्स बनाते चलिए। हम नोट्स आपके चेक भी कर सकते हैं, आपको एक दिन बोलेंगे कि नोट्स का स्क्रीनशॉट भेजिए, हम आपको ग्रुप में मैसेज कर देंगे। फिलहाल तो आप इतना ध्यान रखिए कि आपको नोट्स बनाने हैं, बिना नोट्स के पढ़ाई नहीं करनी है। आप नोट्स नहीं बनाओगे तो सब कुछ सर के ऊपर से चला जाएगा। 10th का सीबीएसई का पॉलिटिक्स है, याद रखिए, यहाँ का सिविक्स, यहाँ का इकोनॉमिक्स, 10th का सब कुछ बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चन आते हैं। आपको चैप्टर से कोई भी पैराग्राफ उठाकर दे देगा, कहीं से भी 4-5 लाइन, और उसको पढ़ने के बाद 1 वर्ड में आंसर लिखने बोलेगा अपने कंक्लूजन से, याद रखिए। तो यहाँ चैप्टर का पूरा थ्योरी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आप लाइन छोड़ नहीं सकते।
नाइन्थ में क्या होता था, एक पेज में से एक हाथ पैराग्राफ इंपॉर्टेंट होता था, 10 तक लाइन इंपॉर्टेंट होती थी। लेकिन 10th में आप अगर अंडरलाइन करने बैठोगे इंपॉर्टेंट लाइन को तो आप पूरा पेज भर दोगे लाइन से खींच खींच के, लेकिन आपको अनइंपॉर्टेंट चीज मिलेगी नहीं। पूरा का पूरा चैप्टर क्या है, इंपॉर्टेंट है, पूरी थ्योरी इंपॉर्टेंट है। इससे इसके नोट्स जो हैं वो पॉइंट वाइज बनाना, सटीक बनाना और सारे नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप 10th में नोट्स की वैल्यू है तो आप इन नोट्स को ध्यान में रखिए और नोट्स बनाते चलिए। जिस तरह हम लिखते हैं बोर्ड पे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट लिख लीजिए या फिर वीडियो रोक के ऐसे ही आप लिखते चल सकते हैं, ठीक है। और जो बहुत सारी चीज़ हम थ्योरेटिकल बता देते हैं, ओरली बताते हैं मुंह से ही, वो आप कहीं नोट करके लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट वगैरह डाल के मार्जिन में आप कहीं भी लिख लीजिए करें तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने बोर्ड एग्जाम में बहुत आसानी होगी। तो चलिए हम बात करते हैं। आपके सवाल का पहला जवाब आपको मिल गया होगा कि क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक वाज द फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। सबसे पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैलेंज जो हमारे डेमोक्रेसी के सामने था वो क्या था, क्रिएशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। जी हाँ, क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, ये आपको वन वर्ड ऑब्जेक्टिव में आ सकता है तो आपको ध्यान रखना है, ठीक। दूसरी बात, बाउंड्रीज ऑफ सेवरल स्टेट्स वर चेंज टू क्रिएट न्यू स्टेट्स। आपको पहले ही बताया कि जैसी बाउंड्री हम आज अपने मैप में देख पाते हैं, जिस तरह की बाउंड्रीज हमें आज के मैप में, इंडिया के मैप में देखने मिलती है, क्या ये पहले के मैप में था? बिल्कुल नहीं। पहले की बाउंड्री बिल्कुल डिफरेंट थी। पहले के जो स्टेट की बाउंड्री हम देखते थे, स्टेट का जो बॉर्डर देखते थे ना, राज्यों की जो सीमाएं हम देखते थे, पूरी तरह से अलग थी, आज पूरी तरह से अलग है। तो पहले आजादी के बाद जो बहुत सारे प्रोविंस थे, प्रिंसली स्टेट्स थे जो राजाओं के अंडर थे, तो उनको मर्ज करना, फिर से नई बाउंड्री बनाना। आप पहले से जानते हैं कि मराठा एम्पायर का, राजपूत एम्पायर का, मुगल एम्पायर का, है ना, अलग अलग इन्होंने अपने इंडिया में कब्जा करके रखा था, अपना डायनेस्टिक किंगडम बना लिया था, अपना अलग अलग स्टेट बनाया था अपने तरीके से बाउंड्री। फिर बाद में उस बाउंड्री को रिक्रिएट करना फिर से, वो क्या है, बहुत ही कठिन काम था। और ये जो बाउंड्री फिर से बनेगी, बाउंड्री बनानी तो थी डबल। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों की मीटिंग हुई, सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी वाले, साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के 299 मेंबर्स, ये लोग मिलकर एक साथ बैठे तो इन्होंने डिसाइड किया कि हमें इंडियन स्टेट की बाउंड्रीज बदलनी होगी। यानी जो भी बाउंड्री इंडियन स्टेट्स की है इस वक्त, वो पहले जैसी है वैसी नहीं रख सकते हम, क्योंकि उस वक्त तो राजाओं का रूल चलता था। अब राजा का रूल चलाना है क्या? नहीं, अब तो फेडरलिज्म चलाना है, अब तो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट और सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट चलानी है। तो हमें स्टेट की बाउंड्रीज क्या करनी होगी, बिल्कुल बदलनी पड़ेगी। तो किस तरह से बदलेंगे भाई, किस आधार पर बदलेंगे? अपने मन से थोड़ी पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर दिया मैप पे, बन गई बाउंड्री, नहीं। हमें क्या करना होगा, बाउंड्री बनानी होगी ताकि हम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स बना सके ना, कितने जिले रखने हैं, किस स्टेट की कहाँ से बाउंड्री रहेगी, कौन सी नदी किसकी स्टेट में जा रही है ना, कहाँ से बाउंड्री होगा, कौन सा फॉरेस्ट चला जाएगा, सब कुछ डिसाइड करना होता है, बहुत मुश्किल काम होता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, मैक्सिमम लोगों ने तो यही सोचा कि हम अपने स्टेट को बनाते हैं लैंग्वेज के बेस पे, यानी एक लैंग्वेज बोलने वाले को एक स्टेट में रख देते हैं, दूसरे लैंग्वेज बोलने वाले को अलग स्टेट में रखते हैं। तो कई लोगों ने तो सवाल खड़ा कर दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स पे, आप अगर लैंग्वेज के बेस पे बंटवारा करोगे ना तो बहुत झगड़ा हो जाएगा कि एक लैंग्वेज वाले दूसरे स्टेट में है, दूसरे लैंग्वेज वाले अलग स्टेट में रहे, तो क्या हो जाएगा, इससे झगड़ा होगा ना, बंटवारा हो जाएगा, डिसइंटीग्रेशन होगा, यूनिटी की फीलिंग नहीं आएगी, डिसयूनिटी हो जाएगा। अरे वो तो दूसरी भाषा बोलते हैं, ये तो अलग भाषा बोलते हैं, हम लोग इनके साथ नहीं है, अलग बाउंड्री बनी है। तो मिलजुल के एक साथ सबको रहना चाहिए था, इस तरह की बात उठती थी। तो मैक्सिमम लीडर्स तो बोलते थे नहीं, लैंग्वेज के बेस पे डिवाइड करेंगे। अब उनका कहना क्या था कि अगर हम एक लैंग्वेज बोलने वाले को एक साथ रखेंगे तो आपस में झगड़ा कम होगा। जैसे आप बताते हैं आपके फैमिली में, आपके मम्मी पापा और आप लोग जो भी होंगे पेरेंट्स में, सभी लोग हम लोग एक ही भाषा बोलते हैं घर में, ना। लेकिन अगर आप मान लीजिए, जस्ट इमेजिन कि आपके पेरेंट्स कोई और भाषा बोल रहे हैं जो आपको नहीं समझती, और आप कोई और भाषा बोल रहे हैं जो आपको नहीं समझ रही है ना, तो आप बोलोगे कुछ और, वो समझेंगे कुछ और, रिएक्शन कुछ और होगा। सिंपल एग्जांपल बोलते हैं, कोई अगर साउथ का आदमी इधर महाराष्ट्र में आ जाएगा, साउथ का है ना, तो तमिल वाला तो क्या बोलेगा, इधर एंगा पोंगा कुछ भी तमिल में बोलेगा, इधर मराठी लोग को समझेगा नहीं तो बोलेंगे तो गाली बक रहा है हम लोग को, है ना, गाली दे रहा है। या फिर यहाँ महाराष्ट्र का कोई उधर साउथ में जाएगा, उधर बोलेगा इकड़े तिकड़े कुछ भी करेगा, पुट्टा पुट्टी, है ना, पोरगा पोरगी, कुछ ऐसी बात करेंगे उधर, तो उनको क्या लगेगा, गाली दे रहे हैं, कुछ समझ नहीं आएगा, यानी कॉन्फ्लिक्ट होगा, झगड़ा होगा। आप किसी साउथ के शॉप में जाइए और आप बोलिए कि आपको कुछ मराठी वाला कुछ भी वर्ड बोल के सामान चाहिए, तो वो दे पाएगा, समझ पाएगा क्या? नहीं। यानी कॉन्फ्लिक्ट्स ज्यादा होंगे, झगड़े ज्यादा होंगे। अगर सेम लैंग्वेज, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ हिंदी लैंग्वेज से, तो आप सभी लोग ऐसे हो जो हिंदी लैंग्वेज समझ पाते हो आसानी से, तो मैं जो आपको कहना चाहता हूँ बहुत आसानी से समझ रहे हैं। हमारी सेम लैंग्वेज है, इसलिए अगर हमारी लैंग्वेज डिफरेंट होती, हम भोजपुरी यहाँ पर बोलने लग जाए, तो आप में से मैक्सिमम लोग ऐसे जिन्हें भोजपुरी नहीं समझेगी, है ना, तो क्या होगा, हम लोग के बीच कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा, हम कुछ और पढ़ाएंगे, आप कुछ गलत पढ़ लेंगे, इससे क्या होगा, तो पूरा मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा। तो इसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट, इसी तरह के झगड़े से बचाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कहा कि हम जो स्टेट्स की बाउंड्री बनाएंगे वो कैसी बनाएंगे, लैंग्वेज के बेस पे बनाएंगे। यानी हम जो बाउंड्री क्रिएट करेंगे वो लिंग्विस्टिक बेस पे होगा, यानी एक प्रकार के लैंग्वेज बोलने वाले एक ही राज्य में रहेंगे। तो आप देख लीजिए महाराष्ट्र की लैंग्वेज मराठी,
बिहार की लैंग्वेज मैथिली भोजपुरी, यूपी बिहार की लैंग्वेज है ना, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी है ना, साउथ में उनकी अलग लैंग्वेज है, तमिल वालों की है ना, कन्नड़ तमिल इस तरह की लैंग्वेज अलग है। जम्मू कश्मीर उधर डोंगरी फेमस है ना, डोंगरी भाषा, इधर गुजरात में गुजराती, राजस्थान में राजस्थानी। तो इस तरह की भाषाएं इनकी अलग अलग स्टेट्स में चलती हैं ना, स्टेट्स की पहचान बन चुकी है आजकल। जब ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने सोचा कि लिंग्विस्टिक बेस पे बनाएंगे, हम क्या करेंगे, एक लैंग्वेज बोलने वालों की अलग स्टेट में रखेंगे, इस तरह का प्लान जब उन्होंने बनाया तो कई लीडर तो ऐसे थे जो उनका मजाक उड़ाने लगे और गुस्सा भी करने लग गए कि क्या कुछ भी बंटवारा करने की बात कर रहे हैं, ये तो बहुत ही फेलियर हो जाएगा, देख लेना आप लोग कि कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह फेल हो जाएगा, इंडिया फिर से बट जाएगा, इंडिया में बंटवारा हो जाएगा, सिविल वॉर हो जाएगा अगर आप अलग लैंग्वेज के बेस पे इस तरह से बाउंड्री बनवाएंगे तो। लेकिन फिर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को भरोसा था कि नहीं ऐसा नहीं होगा, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के बात सच साबित हुई। और बाद में यही फैसला कि अलग अलग लैंग्वेज के बेस पे हमारे स्टेट की बाउंड्रीज बनानी है, यही फैसला आगे चल के क्या हुआ, मील का पत्थर साबित हुआ और हमारे देश की यूनिटी को मजबूत करने में क्या हुआ, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट साबित हुआ। यानी बहुत ही सही फैसला लिया गया था, किसके द्वारा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के द्वारा। यानी उस वक्त जो डाउटफुल फैसला लग रहा था कि देश की यूनिटी बनेगी या नहीं बन पाएगी इस लिंग्विस्टिक स्टेट के क्रिएशन से, वो डाउट पूरी तरह से दूर हो गया और ये लिंग्विस्टिक बेस पे स्टेट का क्रिएशन ही आगे चल के क्या बना, हमारे देश की ताकत बना, हमारे देश की यूनिटी का एक बहुत ही मेजर बेस आधार बना। तो कह सकते हैं हम कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का जो फैसला कि लिंग्विस्टिक स्टेट का क्रिएशन करना है, ये बहुत ही सही साबित हुआ और हम उस पर प्राउड फील कर सकते हैं। तो आपको समझ लेना है कि हमारे फेडरलिज्म को बनाते के वक्त, हमारे फेडरलिज्म को चलाने के लिए वक्त, शुरू करने के लिए जो सबसे पहले चैलेंजेस आया था, सबसे मेजर और पहला चैलेंज क्या था, क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, है ना, लैंग्वेज के आधार पर स्टेट का क्रिएशन करना, यही हमारे डेमोक्रेसी के सामने सबसे पहला चैलेंज था। दूसरी बात, जो भी स्टेट्स थे पहले की, उनकी बाउंड्री कुछ डिफरेंट थी, तो नई स्टेट, लिंग्विस्टिक स्टेट बनाने के लिए उन स्टेट्स की बाउंड्री को क्या करना पड़ा, चेंज करना पड़ा, है ना। बाउंड्रीज ऑफ सेवरल स्टेट्स वर चेंज टू क्रिएट न्यू स्टेट्स, है ना, नए राज्य बनाने के लिए उन बाउंड्रीज को क्या करना पड़ा, चेंज करना पड़ा। तीसरी बात, दिस वॉज डन टू, ये क्यों किया था, कि किया क्यों गया था, दिस वॉज डन टू, ये जो बाउंड्री चेंज कर रहे हैं, पुराने स्टेट्स की बाउंड्री चेंज करके नए स्टेट्स बना रहे हैं, क्यों किया गया था, दिस वॉज डन टू इंश्योर द पीपल who spoke the same language live in same state, ये इस बात को सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। स्टेट्स की बाउंड्री इस वजह से चेंज की गई थी, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए चेंज की गई थी ताकि सेम भाषा बोलने वाले, है ना, एक प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग एक साथ रह पाए, है ना, सेम लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल मस्ट लिव विद इन अ सेम स्टेट। ये आपको ध्यान रखना कि अगर आपको क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा क्या बन सकता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो हमने देख लिया कि मेजर चैलेंज क्या था, तो फर्स्ट मेजर चेंज था क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट। दूसरा आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल स्टेट्स वर चेंज टू फॉर्म न्यू स्टेट्स, ये सवाल पूछा जा सकता है। तो आपको क्या जवाब देना है, दिस वाज डन टू इंश्योर दैट द पीपल हु स्पोक सेम लैंग्वेज लिव विद इन द स्टेट, विद इन द सेम स्टेट, लिव टुगेदर विद इन द सेम स्टेट, जो लोग सेम भाषा बोलते हैं वो क्या कर सकते हैं, सेम स्टेट में, एक ही राज्य में एक साथ रह सके, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या किया गया, लिंग्विस्टिक स्टेट्स का क्रिएशन किया गया। ठीक है। तीसरी बात, कुछ ऐसे स्टेट भी थे, आपको ये बात भी ध्यान रखनी कि सारे राज्य को नहीं बांट दिया लैंग्वेज के बेस पे ही, कुछ राज्यों में तो 4-5 राज्य तो ऐसे थे जहां लैंग्वेज सेम थी लेकिन कल्चर डिफरेंट था। आप बहुत सारे स्टेट ऐसे देख सकते हैं जहां पर हिंदी भाषा ज्यादा चलती है लेकिन उनमें कल्चर अलग अलग है, तो सब हिंदी बोलते, इसका ये मतलब नहीं सबको हिंदी में डाल दो, एक ही स्टेट में डाल दो सबको राज्य में, नहीं। तो क्या किया गया, कुछ स्टेट्स ऐसे भी थे जिनको क्या किया गया, उनके कल्चर के आधार पर बांटा गया, उनकी कल्चर, उनकी इथनिसिटी, यानी वो किस तरह के रहन सहन, किस तरह की संस्कृति, पहनावा ओढ़ावा, है ना, जो खाना पीना जो करते हैं उस के बेस पे डिवाइड किया। जैसे ट्राइबल कोई स्टेट ऐसा होगा जो ज्यादा ट्राइबल लोग रहते हैं, जैसे हम झारखंड की बात कर लेते हैं, झारखंड का जो रीजन, झारखंड और बिहार दोनों में सेम भाषा बोली जाती है लेकिन फिर भी झारखंड को अलग रखा गया बिहार से। क्यों, समझ लीजिए आप, क्योंकि झारखंड में जो कल्चर है पूरी तरह से बिहार से क्या थोड़ा, पूरी तरह से तो नहीं बोल सकते लेकिन हाँ बहुत ज्यादा 70-80% तो डिफरेंट है, पूरी तरह से 100% डिफरेंट नहीं है, 70-80% क्या है, डिफरेंट है। वो ज्यादातर वहाँ ट्राइबल लोग भी रहते हैं, ना, ट्राइबल कंडीशन है, जबकि बिहार में ऐसा नहीं है, इसलिए बिहार को झारखंड के साथ नहीं रखा जा सकता था, अलग कर दिया गया। सेम कंडीशन एमपी में भी देखने मिलती है, एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों के बीच में, है ना, एमपी भी जो एक ट्राइबल एरिया है जबकि छत्तीसगढ़ ऐसा कुछ नहीं है, तो छत्तीसगढ़ की जो कल्चर है पूरी तरह से डिफरेंट है, किससे, एमपी के कल्चर से, इससे तो छत्तीसगढ़ को एमपी से अलग रखा गया है। अब आप रही बात साउथ के कल्चर की, तो आप देख सकते हैं साउथ में भी कुछ अलग है। और हम कुछ अपने 7 सिस्टर्स, यानी कि 7 सिस्टर आप जानते होंगे जो नॉर्थ ईस्ट में स्टेट्स है, मणिपुर, नागालैंड, उत्तरांचल, उत्तराखंड, इस तरह के जो स्टेट्स हैं, इनमें से इनको मिला के 7 सिस्टर्स भी कहते हैं। ठीक, तो उसमें स्टेट्स थे, उनको लैंग्वेज के बेस पे नहीं, उनको कल्चर के बेस पे, उनकी इथनिसिटी के बेस पे बांटा गया। जी हाँ, उनकी लैंग्वेज, उनके कल्चर के बेस पे, क्योंकि उनकी लैंग्वेज सेम थी इसलिए उनको लैंग्वेज के बेस पे नहीं बांट सकते थे, इसलिए उनको कल्चर के बेस पे बांट दिया।
इस तरह से सम स्टेट्स वर नॉट क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बट टू रिकॉग्नाइज डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कल्चर। उनके डिफरेंट कल्चर की वजह से उन्हें बांटा गया, उनके डिफरेंट लैंग्वेज की वजह से नहीं, है ना। इथनिसिटी एंड ज्योग्राफी, उनकी ज्योग्राफिकल सिचुएशन देख लो आप, उत्तराखंड को देख लो आप, पूरे पहाड़ी पहाड़ भी नहीं आपको, नागालैंड को देख लो आप, मणिपुर को देख लो, इनके पूरा जो ज्योग्राफिकल फीचर है पूरा डिफरेंट है पूरी तरह से, है ना। और आप देखो कि इन स्टेट्स में जैसे कि झारखंड, नागालैंड, उत्तराखंड, ये ऐसे स्टेट्स हैं जिनका क्रिएशन लैंग्वेज के बेस पे नहीं किया गया, किसके बेस पे किया गया है, कल्चर के बेस पे किया गया है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्वेश्चन बन सकता है कि कुछ स्टेट्स लैंग्वेज के स्टेट्स आधार पर नहीं क्रिएट किए थे, तो कौन से वो स्टेट्स जो लैंग्वेज के बेस पे क्रिएट नहीं किए गए थे, तो आपको बताना पड़ेगा। नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड ऐसे स्टेट्स हैं जो लैंग्वेज के बेस पे क्रिएट नहीं किए गए हैं। और सवाल बन सकता है, किसी सवाल को कैसे पूछा जा सकता है कि कौन से स्टेट्स थे जो रिलीजन कल्चर के बेस पे बने थे, सॉरी रिलीजन नहीं, कल्चर के बेस पे बने थे, तो आपको बताना पड़ेगा भाई नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। कौन से स्टेट्स लैंग्वेज के बेस पे नहीं बने थे, तब भी यही नागालैंड, उत्तराखंड। और कौन से बेस कल्चर के बेस पे बने थे, तब भी यही। तो ये आपको ध्यान रखना है, दो तरह से इसका जवाब आपको दे सकते हैं, आपको पूछा जा सकता है सवाल, तो आपको ध्यान रखना है। ये हमारा पहला प्रॉब्लम रहा है कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स का क्रिएशन करना, किसके सामने, हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री के सामने, हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के सामने सबसे बड़ा और मेजर चैलेंज रहा कि कैसे हमें स्टेट्स का लिंग्विस्टिक क्रिएशन करना है। तो आई होप आपको ये समझा होगा। चलिए हम बात करते हैं फेडरलिज्म को फॉलो करने में हमारा जो दूसरा चैलेंज था, है ना, उसकी हम बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब जो हमें बात करनी है वो है कि फेडरलिज्म के आगे हमारा जो दूसरा चैलेंज आया, यानी दूसरा जो हमारा मेजर टेस्ट हुआ, किसके बाद, लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बाद। लिंग्विस्टिक स्टेट का क्रिएशन पहला मेजर टेस्ट, और दूसरा मेजर टेस्ट क्या है, हमारा लैंग्वेज पॉलिसी। देखिए हर देश में क्या होता है, उस देश के गवर्नमेंट की एक पॉलिसी होती है, यानी वो किस भाषा को अपनी राजभाषा या मातृभाषा ऐसा कुछ बनाना चाहता है। जैसे श्रीलंका में हमने देखा ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी गई थी सिनाला, है ना। तो क्या किसी भी देश में कुछ ना कुछ तो लैंग्वेज बनानी ही पड़ती है। तो हमारे देश में क्या है, कौन सी भाषा हमारे यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है या नेशनल लैंग्वेज है, इस तरह की बातों को हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि गवर्नमेंट के जो कामकाज होते हैं वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में ही होते हैं, आप जान सकते हैं। देखिए गवर्नमेंट में क्या होता है, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर, इतने सारे मिनिस्टर हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर मैं मिनिस्टर बन जाऊं तो मैं क्या करूंगा, अपनी लैंग्वेज में अगर मैं करने जाऊँ, अगर कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी ना हो लैंग्वेज की, तो मैं क्या करूंगा, अपनी लैंग्वेज में सारे ऑर्डर दूंगा। जो भी नोटिस निकलेगा अपनी लैंग्वेज में, मैं वहाँ पे भोजपुरी में कोई अपना ऑर्डर निकाल दूंगा, आवत बानी, जात बानी, खाद बानी। फॉर एग्जाम्पल आप अगर मिनिस्टर बन गए तो आप मराठी में वहाँ इकड़े तिकड़े जाऊँ डाले, ये ले गेले, कुछ भी आप अपने इसमें लिख देंगे। उधर साउथ वाले उधर एंगा पोंगा अपनी भाषा में लिख रहे हैं, तो नोटिस सबकी समझ से बाहर हो जाएगा, तो जो पूरा सिस्टम है वो गड़बड़ हो जाएगा। यानी कोई भी कम्युनिकेशन का एक ऑफिशियल मीडियम तो होना ही चाहिए, है ना, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज तो होना चाहिए कि हाँ हर नोटिस इसी भाषा में निकलेगा, ताकि इस भाषा को हर कोई समझ पाए। तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में बात तुरंत आती होगी कि इंडिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझते होंगे, कौन सी है वो, हिंदी। जी हाँ, हिंदी, जिसकी देवनागरी लिपि है, हम जानते हैं जिसको, है ना। तो यही भाषा सबके ध्यान में आती है। पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा तो भले ही हिंदी बोली जाती है, लेकिन फिर भी सिर्फ 40% लोग, पूरे इंडिया में सिर्फ 40% लोग ही ऐसे हैं जिनकी हिंदी क्या है, मदर टंग है, मातृभाषा क्या है, हिंदी है, सिर्फ 40%। यानी इसका मतलब ये हुआ अगर 40% लोग हिंदी बोलते हैं, उनकी मातृभाषा हिंदी है, तो बाकी 60% लोग हिंदी नहीं बोलते हैं। इसलिए हम हिंदी को हमारे देश की नेशनल लैंग्वेज नहीं बना रहे हैं। क्यों नहीं बना रहे हैं? क्योंकि सिर्फ 40% ही तो लोग बोल रहे हैं। अगर हम हिंदी को हमारे देश की नेशनल लैंग्वेज बना दें तो 60% लोगों के साथ तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि 60% लोग तो ऐसे हैं जिनका मदर टंग है ही नहीं हिंदी, जिन्हें हिंदी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा लोग ऐसे हमारी कंट्री में जो हिंदी नहीं बोलते हैं। हम ये नहीं बोलेंगे कि ज़्यादा लोग हमारी कंट्री में हिंदी बोलने वाले, हम क्या बोलेंगे, ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो हमारे यहाँ नॉन हिंदी स्पीकर्स हैं। इसी वजह से हिंदी को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया नेशनल लैंग्वेज। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिकॉग्नाइज हिंदी एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज, है ना। इसे सॉरी नेशनल लैंग्वेज नहीं बोलते। ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, ऑफिशियल यानी औपचारिक, यानी ऑफिस वाला, यानी ऑफिस का वर्क, मतलब जो भी कामकाज होगा हमारी गवर्नमेंट का, हाँ ना, गवर्नमेंट के दफ्तरों में जो ऑफिस में जो वर्क होगा, पार्लियामेंट, कोर्ट वगैरह, इन सब में जो भी वर्क होगा वो किस भाषा में होगा, तो हिंदी, वो हमारी क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज। अक्सर आपने देखा होगा कि कोई एग्जाम अगर आप देने जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो अक्सर वो दो भाषाओं में आती है, या तो इंग्लिश या फिर हिंदी में आती है, या फिर उसमें इंग्लिश कंपलसरी होगा, दूसरी भाषाएं फिर अपने रीजनल लैंग्वेज डाली जा सकती है। तो इस तरह से बात होती है लैंग्वेज की। तो जब हमारे इंडियन स्टेट का क्रिएशन हो रहा था, जब हम फेडरलिज्म को फॉलो कर रहे हैं, तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा दूसरा मेजर चैलेंज आया, कौन सा, लैंग्वेज पॉलिसी का, कि कौन सी लैंग्वेज पॉलिसी हमें अपनानी है।
क्या हम एक ही भाषा के पॉलिसी अपनाने की, एक ही भाषा को सिन्हाला की तरह जैसे श्रीलंका में वैसा सबको एक ही भाषा बोलना पड़ेगा, सबको एक ही भाषा में सारे कामकाज होंगे? ऑफिशियल लैंग्वेज बोलने का मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट के जितने भी नोटिस, ऑर्डर, सर्कुलर्स आएंगे उसी भाषा में आएंगे, जो भी कामकाज होगा उसी भाषा में होगा। आपको गवर्नमेंट में एप्लीकेशन फाइल करनी है, कुछ भी करना है तो भी उसी भाषा में होगा। गवर्नमेंट के सारे एग्जाम्स उसी भाषा में होंगी जो ऑफिशियल होगी, है ना। तो हमारे यहाँ ऐसी कोई ऑफिशियल भाषा बनाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि हमारे यहाँ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा थी। बेल्जियम में आप देखिए 3 ही भाषाएं तो बोली जाती थी, है ना। 3 भाषाएं वहाँ पे, फ्रेंच बोली जा रही है, डच बोली जा रही है, जर्मन बोली जा रही है, 3 में से कोई भी एक रख दो, क्या प्रॉब्लम है। बट हमारे इंडिया में बहुत प्रॉब्लम थी। हमारे यहाँ तो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है ना, 1500 से ज्यादा तो बोलियां बोली जाती है, सिर्फ भाषाएं तो बात की बात है। तो इतनी सारी लैंग्वेज हमारे इंडिया में प्रेजेंट था, तो इतनी सारी डाइवर्सिटी है हमारे इंडिया में, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि इस प्रॉब्लम का सामना कैसे किया गया, कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने लैंग्वेज पॉलिसी अपनाई और इस प्रॉब्लम को कैसे फेस किया, कौन सी लैंग्वेज पॉलिसी चल रही है। तो द सेकंड टेस्ट बिफोर इंडियन फेडरेशन वाज द लैंग्वेज पॉलिसी। ये दूसरा चैलेंज था, दूसरी हमारी परीक्षा होने वाली थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के, हमारे देश की डेमोक्रेसी की, हमारी लैंग्वेज पॉलिसी क्या होगी। पहला तो हमने देखा लिंग्विस्टिक स्टेट का क्रिएशन, दूसरा चैलेंज जो हमारे सामने आया, दूसरी मुसीबत जो सामने है वो क्या थी कि लैंग्वेज पॉलिसी कौन से रखने वाले हैं, हमारी भाषा को लेकर क्या रूल्स रेगुलेशन रहेंगे, उसकी बात होने वाली थी। तो देखिए दूसरा पॉइंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी लैंग्वेज। कोई भी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, मतलब नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हमारे देश की एक कोई भाषा नहीं है, यानी सिर्फ हिंदी हमारे देश की भाषा नहीं। हमारे देश में सभी भाषाओं को इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती है, सभी भाषाओं के लिए रिस्पेक्ट है, वैल्यू है, सभी को रिकॉग्नाइज मिला हुआ है, ठीक है। यानी कोई एक भाषा हमारे देश की नेशनल लैंग्वेज नहीं है। तीसरी बात, थ्रू हिंदी वाज रिकॉग्नाइज्ड एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। भले हम किसी एक पर्टिकुलर भाषा को ज्यादा वैल्यू ना दें, सभी भाषाओं को इक्वल वैल्यू दें, लेकिन फिर भी हम सभी भाषाओं में तो एग्जाम नहीं करा सकते ना। ऐसा तो नहीं क्वेश्चन पेपर सारे 20 भाषा है तो 20 भाषाओं में क्वेश्चन पेपर छप रहा है और आप पेपर देने जा रहे हैं। जैसे आपके बोर्ड एग्जाम का पेपर 10th में कोई भी एग्जाम पेपर जो है या तो हिंदी में आता है, इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है ना। दोनों में क्वेश्चन ऊपर में इंग्लिश में लिखा होगा, नीचे में वही क्वेश्चन हिंदी में भी छपा होगा आपके सीबीएसई बोर्ड में। जबकि अगर इतनी सारी भाषा है, 22 भाषाएं मान लीजिए, तो क्या 22 भाषाओं में ही क्वेश्चन छापा जाएगा? 22 बार अलग अलग लैंग्वेज उसी क्वेश्चन को छापो, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट था, बहुत ही प्रॉब्लम वाला काम था और ये पॉसिबल भी नहीं था। इसीलिए कोई ना कोई एक लैंग्वेज तो ऐसा चुनना जरूर था जिसको हम क्या करें, ऑफिशियली यूज कर पाए। तो हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, भले ही पूरे नेशन के किसी एक लैंग्वेज को ज्यादा नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया, उसको ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं दिया, लेकिन फिर भी एक भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया कि इस भाषा में सारे गवर्नमेंट के कामकाज होंगे, लेकिन जिसको और दूसरी भाषा भी बोलनी है, समझनी है, वो कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अपनी दूसरी भाषा सीख सकता है, बोल सकता है, उसके लिए भी एग्जाम्स कराए जा सकते हैं उसके अपनी भाषा में भी। लेकिन एक भाषा में तो कंपलसरी होगा, कौन सा? वो हिंदी। ये आपको ध्यान रखनी है ना। नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं हमारे देश में, ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये ध्यान रखिए। अक्सर एग्जाम में आता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि नेशनल लैंग्वेज इज, तो नीचे हिंदी, इंग्लिश, मराठी, नन ऑफ द अबव, तो आपको हिंदी नहीं लगाना है। नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं हमारे देश में, कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है हमारे देश में, सिर्फ एक ही ऑफिशियल लैंग्वेज है, कौन सी? हिंदी। ये ध्यान रखना है आपको। देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज इन आवर कंट्री, देयर इज ओनली वन ऑफिशियल लैंग्वेज विच इज हिंदी, ठीक है। तो हमारा संविधान सिर्फ एक ही ऑफिशियल लैंग्वेज को मान्यता देता है, वो क्या है? हिंदी। लेकिन फिर भी हिंदी जो है वो सिर्फ क्या है, जो है आपको पहले बताया, विच इज द मदर टंग ऑफ ओनली 14% इंडियन। सिर्फ 40% लोगों की मातृभाषा है क्या? हिंदी। यानी नॉन हिंदी स्पीकर्स 60% है और हिंदी स्पीकर्स 40% है, इसलिए नॉन हिंदी बोलने वालों की ज्यादा क्वांटिटी है, परसेंटेज है, पॉपुलेशन है। फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नॉट इम्पोज्ड हिंदी ऑन स्टेट्स। ऐसा भी नहीं कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया तो सबको फोर्स कर दिया, महाराष्ट्र में भी हिंदी चलेगी, सब महाराष्ट्र वाले हिंदी में काम करे, ऐसा नहीं है। हिंदी कंपलसरी की गई है लेकिन जबरदस्ती थोपी नहीं, ऐसा नहीं कि हिंदी में ही होगा, हिंदी में तो होगा, लेकिन साथ ही साथ आप दूसरी भाषा भी उसके साथ अटैच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में पार्लियामेंट के, महाराष्ट्र का जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, महाराष्ट्र में जो हाई कोर्ट है, वहां जो काम होता है हिंदी में भी होता है, साथ ही साथ मराठी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है। यानी वो अपनी भाषा भी दे सकते हैं, हिंदी रहेगा लेकिन साथ में अपनी एक कोई और भाषा भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, अपनी रीजनल लैंग्वेज को ऐड कर लीजिए, अपने स्टेट की लैंग्वेज ऐड कर लीजिए। जैसे हमारे पूरे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी, अभी हमने पढ़ा, वैसे हर राज्य का अपना एक ऑफिशियल लैंग्वेज होता है। महाराष्ट्र का मराठी है, एमपी का हिंदी है और यूपी और बिहार में तो उर्दू उनकी सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है। जी हाँ, पहली ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ हिंदी और मैथिली है,
यूपी में हिंदी है और बिहार में मैथिली है, जबकि बिहार में जो सेकंड लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज है उर्दू भी है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि स्टेट का तो हमारे नेशनल लैंग्वेज का तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक है, क्या है, हिंदी, लेकिन हमारे हर स्टेट का भी एक हिंदी के साथ साथ दूसरा ऑफिशियल लैंग्वेज भी होता है, ताकि जिसको हिंदी नहीं समझे वो अपने स्टेट की ऑफिशियल भाषा को समझ ले। हो गई लैंग्वेज प्रॉब्लम सॉल्व। हिंदी है तो हिंदी कर लो भाई, नहीं आती तो अपने जो भाषा की परमिशन मिली है उसको अप्लाई कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Besides हिंदी, many languages are recognized as scheduled languages। बहुत सारे लैंग्वेजेस को अपनाया गया है। सिर्फ हिंदी के अलावा दूसरी 22 भाषा है, 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इनफैक्ट आपको हम बताते हैं थोड़ा एग्जांपल। आपने नोट देखा होगा, आपने जो नोट देखा होगा उस नोट में क्या होता है, 15 लैंग्वेज में नोट को लिखा होता है। आपको दिखाते हैं कि जो नोट होता है हमारी करेंसी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें देखिए आप, जैसे हमारी करेंसी है हमारे देश की, ठीक है, ये 20 रुपीज़ का नोट है, तो आप इसके पीछे साइड में देखेंगे तो 200 रुपये लिखा हुआ है अलग अलग लैंग्वेज में, है ना, 200 रुपये अलग अलग लैंग्वेज में। यहाँ पे टोटल 15 लैंग्वेज में आपको देखने मिलेगा, है ना। तो ऐसे और 22 भाषाएं, मतलब ये 15 और कुछ मिलाकर और 7 भाषाएं मिलाकर टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं, यानी 22 भाषाएं हैं जो क्या की गई हैं, हमारे संविधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई हैं। यानी हिंदी के अलावा वो भी क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस की तरह है, उनको भी मान्यता मिली है। यानी इन 22 भाषाओं में भी एग्जाम लिए जा सकते हैं, इन 22 भाषाओं में भी नोटिस सर्कुलर जारी किए जा सकते हैं। तो ये है हमारे इंडिया की लैंग्वेज पॉलिसी जिसकी हमने बात की है अभी। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी लिंग्विस्टिक स्टेट का क्रिएशन, जी हाँ। उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि दूसरी मेजर प्रॉब्लम जो हमारे फेडरेशन बनाने के सामने आई थी, हमारे डेमोक्रेसी के सामने, फेडरलिज्म चलाने के सामने जो आई थी वो थी लैंग्वेज पॉलिसी। तो हमने देखा कि हमारे यहाँ कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं कहता, बट फिर भी हमारे यहाँ काम करने के लिए एक लैंग्वेज की जरूरत तो थी जिसको सभी इस्तेमाल कर पाए ऑफिशियल वर्क करने के लिए। तो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या बना दी गई, हिंदी, जो कि क्या है, मदर टंग है कितने परसेंट इंडियंस की, 40% इंडियंस की, यानी नॉन हिंदी स्पीकर्स ज्यादा हैं किससे, हिंदी स्पीकर से। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अलग बात क्या कि बिसाइड्स हिंदी, हिंदी के अलावा भी और भी कई लैंग्वेजेस को शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, 22 लैंग्वेजेस को शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस कहा गया है। इसका लिस्ट आप अपने एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी 22 भाषाओं को भी मान्यता प्राप्त है कि ये भी रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इस तरह से हमने 2 मेजर प्रॉब्लम्स की बात की है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के सामने आई है, क्या बनाते वक्त, फेडरलिज्म सिस्टम को फॉलो करते वक्त, उसे बनाते वक्त। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप कि ये लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी नॉलेज गेन पाएगा। यदि कोई आपको डाउट है तो कमेंट कीजिए, हम डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जाने से पहले हम आज के लिए आपको होमवर्क देकर जाते हैं। तो आपका जो होमवर्क है आज, आपका होमवर्क ये दिया गया है कि आपको पता करना है कि विच 22 लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से 22 भाषाओं को क्या किया गया है, रिकॉग्नाइजेशन मिला है हिंदी के अलावा। ये आपका होमवर्क है। आपको होमवर्क कॉपी में लिखकर, स्क्रीनशॉट लेकर आपको यहाँ कमेंट कर देना है यूट्यूब चैनल पर। इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए या फिर व्हाट्सअप कीजिए। तो ये आपके लिए आज का होमवर्क है। तो होमवर्क चेक भी होगा, लिस्ट बनेगी और आपके व्हाट्सएप पे ग्रुप में शेयर की जाएगी किसने होमवर्क किया है किसने नहीं किया है। तो चलिए, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। देखते रहिए विद्यास्थली वाले सर।